मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, यहाँ वॉइस ऑफ मीडिया का 2 दिन का सेमिनार था न्यू महाराष्ट्र सदन के अंदर, और वहाँ पर काफ़ी पत्रकार देश भर के कोने कोने से, हर राज्य से पत्रकारों ने वहाँ शिरकत की, जिनमें खासकर वॉइस ऑफ मीडिया के महासचिव, प्रधान और अन्य पदाधिकारी और जोन प्रधान और जोन के पदाधिकारी, उन सब ने हिस्सा लिया। तो बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था। आज उसका समापन हुआ। इसमें आज केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी शिरकत करी और काफ़ी जाने माने पत्रकारों ने की, जिनमें म्हात्रे जी और अशोक वानखेड़े जैसे टाइगर ये पत्रकार शामिल हुए, और काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया। कुछ राजनेता भी इसमें आए और कुछ मोटिवेशन के लिए भी अन्य जगहों से पर्सनैलिटीज को बुलाया गया था, और खान पान का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो वहाँ पर आइए, मैं आपको इसकी एक वानगी दिखाऊंगा। और दिल्ली के सदन के अंदर, वहाँ जो महाराष्ट्र सदन है, उसकी एक ज़बरदस्त वहाँ शानदार बिल्डिंग है, उसके हाल के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संदीप काले की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ। आइए लिए चलता हूँ आपको दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन। मंत्री जी, कैसा लगा यहाँ कर आपको? बहुत अच्छा लगा। और चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ स्पष्ट होकर के समाज के समस्याओं को सामने, सरकार के सामने लाने का काम जिस दिन करने लग जाएंगे, समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। ये संवाद आज जाएगा, ये सुन करके बहुत अच्छा लगा बात करके। चौथे स्तंभ को और मजबूत किया जाए, सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार प्रयास क्या कर रही है, बहुत उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चौथा स्तंभ है, इसको निर्भीक बनाना, इसकी समस्याओं का निदान करना सरकार के पक्ष के हक की बात है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ये डर करके, प्रभावित हो करके अगर ये काम करेंगे तो हमारा समाज का भला नहीं होगा। पत्रकार संगठन ने सुरक्षा की मांग करी है कि सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। आर्थिक सुरक्षा हो या फिर बाहरी सुरक्षा हो, सब तरह की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिसमें शैक्षणिक सुरक्षा भी है, निवास की भी बात आती है, आर्थिक बात है। भूक्षम किम न करोति पापम, अगर भूखे पेट रहेंगे तो निश्चित है कि समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको बढ़िया से खाना पीना, बाल बच्चों को पढ़ाना, स्वस्थ रखना, अच्छे निवास में रखना, ये सरकार का दायित्व बनता है, ये रखना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वॉइस ऑफ इंडिया एंड UN इंटरनेशनल फोरम का नेशनल कन्वेंशन आज महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में संपादित हो रहा है। इस अवसर पर आगत सभी सज्जनों का, पत्रकारों का और जो सम्मान पाने वाले लोग हैं, सबको अपने दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर माननीय सुभाष साहब वाकचरेली हैं, सभी राज्य के अध्यक्ष, सचिव एवं उपस्थित सम्मानित देवी सज्जन लोग उपस्थित हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि वॉइस ऑफ मीडिया आज 13 राज्य अध्यक्षों, 7 राज्य सचिवों को सम्मानित करने जा रहा है, या सम्मानित किया। सरकार न्यायपालिका और विधायिका के उपरांत पत्रकारिता को राज्य का चौथा स्थान मानती है, और सब लोग ऐसा जानते हैं। इसका कारण यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता देश की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके लिए पत्रकारों का निष्पक्ष एवं निडर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भी जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ, जो आज के युग में सही रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके चलते अनेक घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको हम लोग नहीं अच्छा समझते। वॉइस ऑफ मीडिया इस उद्देश्य से बनाई गई है कि पत्रकारों की समस्या हल कर दी जाए,
अगर इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो पत्रकारिता विश्व भर में कायम रह पाएगी। मैं श्री संदीप काले जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस संदर्भ में पूरी निष्ठा से काम करते हुए वॉइस ऑफ मीडिया के रूप में स्थापित किया है। 20 संपादकों से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरे देश भर में फैल गई है और दुनिया भर के 52 देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। वॉइस ऑफ मीडिया द्वारा पॉजिटिव जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तथा संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए घर, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति के बाद इस समस्याओं को सुलझाने के लिए एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे बताया गया है कि आज महाराष्ट्र के 8000 पत्रकारों को बीमा किया गया है, जबकि दुनिया भर के 2.5 लाख पत्रकारों का 4500 से अधिक पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा का समाधान किया गया है। 1.5 लाख पत्रकारों को स्किलिंग के माध्यम से के बदले मीडिया परिदृश्य के अनुरूप तैयार किया गया है। 6 देशों में पत्रकारों को घर दिलाने की पहल की गई है। संस्था द्वारा पत्रकारों की समस्या सरकार तक पहुंचाई जाती है और साथ ही साथ संस्था खुद भी उसके समाधान ढूंढने में मदद करती है। मेरा मानना है कि अच्छे उद्देश्य के लिए वॉइस ऑफ मीडिया का सभी देशों का होना बहुत जरूरी है, ताकि पत्रकार लोगों का संरक्षण मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो निडर होकर स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। मैं वॉइस ऑफ मीडिया के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रकारिता के माध्यम से अपने उत्तम चरित्र को प्रदर्शित करते हुए कि देश की सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ मैं एक अलग से बात करना चाहता हूँ। पत्रकारिता में प्रायः देखा जाता है कि हम शहरों या अच्छे कस्बों में ही अपने को निरूपित करते हैं और देखते हैं। गांव घर के जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको हम कर सकते हैं बांटते हैं समाज के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बहुत कम स्थान मिलता है। हम आज इस माध्यम से जब इतना महान कार्य वॉइस ऑफ मीडिया के द्वारा जो किया जा रहा है, हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारा जर्नलिज्म सिर्फ शहरों, बुद्धिजीवियों और सिटी तक ही नहीं लिमिट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इसका विस्तार झोपड़ियों तक जाना चाहिए। जिन झोपड़ियों में रहने वाले स्वतंत्रता प्राप्ति का 78 वर्ष के बाद भी आज स्वतंत्रता के सुख से बहुत दूर है और उनकी समस्याओं को किसी भी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो उनकी स्थिति को नहीं समझते हैं और यही कारण है कि उनकी समस्याएं अनसुलझी रह जाती है। तो इसलिए जो चौथा स्तंभ है, आप निष्पक्ष होकर के अगर हमारी समस्याओं का और प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं और क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि आज अगर हमारी गरीबी, आज हमारी निसहायता, आज हमारी जो दुर्दशा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे मीडिया के लोग हमारे उन तबकों में पहुंच कम बनाए हैं, जिसके कारण जिस भी कारण से हो सकता है कि न पहुंचे हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप उनके झोपड़ियों तक जाएं, उनकी समस्याओं को भी, चाहे राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शैक्षणिक समस्या हो, उसको भी देखने का काम करें। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहने का काम किया था कि जब तक हमारे लोग साक्षर नहीं होंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ेगा वो सैनी के दूध की तरह पी करके जैसे गरजता है उससे गरज सकेगा। तो आज देश में 80% हम लिटरेट हुए हैं, 100% 78% में हम नहीं साक्षर हो सके हैं। आज हमको खुशी हुई है कि एक राज्य मेघालय है जो 100% वहाँ लिटरेसी प्राप्त किया है। जान करके मुझे खुशी हुई है। हमको उनकी तरफ खुशी होगी जिस दिन इंडिया के सभी लोग 100% साक्षर हो जाएंगे, सेचुरेशन हो जाएगा, जिसमें सभी तत्वों के लोग साक्षर होंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, हम बिहार से आते हैं,
बिहार में जनरल साक्षरता दर अगर 80% है तो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की साक्षरता दर 28% है। और उसमें भी अगर जातिगत बात हम सोचते हैं तो बदकिस्मती बस या शुभकिस्मती बस, मैं जिस समाज से आता हूँ जिसको वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में मुसहर भैया कहते हैं, उसकी लिटरेसी रेट 7% है और उसकी महिलाओं का लिटरेसी रेट 3% है। हम समझते हैं 78 वर्ष के बाद ये बात होना बहुत लज्जास्पद है। इसमें आपकी सहयोग की, पत्रकारों के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। और ये जिस दिन आप लोग इस बात को उछालेंगे, कोई भी प्रशासन में होगा उसकी नींव टूटेगी और सभी समाज के लोगों में शैक्षणिक सिचुएशन प्राप्त करने की दिशा में वो काम करेंगे। तो आइए आज के दिन में, महत्वपूर्ण दिन में, जब आपने मुझे बुलाया है और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से हमारे देश में ही नहीं, विश्व में भी ये बातें जाएगी कि शिक्षा के अभाव में हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती है, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो। यही कर करके आज खास करके भाऊ साहब जो हमको यहाँ बुलाने आज गए थे और उनकी बात को मान करके, क्योंकि आज दूसरा भी इंगेजमेंट मेरा था, लेकिन तो भी भाऊ साहब वाकचारे जी जो बात किया उनकी बात को मैं आया हूँ और मैं यहाँ देख करके बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ कि आप लोग जरूर चौथा स्तंभ में एक गार्ड के रूप में काम करेंगे, किसी के पिछलगू के रूप में नहीं, इंडिपेंडेंट होकर के बात करेंगे। तो हमारी स्वतंत्रता सचमुच में अक्षुण्ण रहेगी और हम गरीबों को जो अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे। चलिए हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। कल भी किसी ने मुझे कहा कि वो तुम्हारी वो वाली बात हमने नहीं सुनी। तो सवाल बात सुनने का नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग के बीच में बैठा था। मैं आपको क्या सवाल पूछूं? आप खुद ही सवाल इतने खड़े करते हैं कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। सवाल है कि जब हम पत्रकारों की बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पत्रकारों को इसलिए एकजुट होना जरूरी है और एक आवाज बनना जरूरी है, क्योंकि हर एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पत्रकारों को पीड़न है। पहले हम कहते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी किसान छोड़िए, पत्रकारों की आत्महत्या करने की बात आई है। सूरत से एक मित्र आया जिसने बताया कि प्रशासन ने इतना परेशान किया कि 2 पत्रकारों ने फिनाइल लेके आत्महत्या करने का प्रयास किया। यदि बिहार यूपी में पुलिस एसपी अपने ऑफिस में बुला के पत्रकारों को खड़ा करके लटो से मार रहा है क्योंकि उसने उसके खिलाफ किया और वो पूरा सूट के खून से लथपथ बाहर निकलता है, लेकिन कोई कवरेज नहीं। हम लगातार ऐसे खबरों में है। मैंने गुजरात के हमारे मित्रों को कहा सूरत के कि जितना डाटा तुम्हारे पास है मेरे को भेज, जितने पत्रकारों के पास कैसे चल रहे हैं उसको भेज दीजिए। अपना नेटवर्क है, हम सब प्रयास करेंगे, आवाज बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कभी आप अकेला मत समझिए। यदि ये शेर सरकार, यदि सब मुझे टाइगर कहते हैं, तो पता नहीं मैं दिखता हाथी जैसा हूँ, लोग मुझे टाइगर क्यों कहते हैं। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं आपको कि यदि किसी के ऊपर भी, किसी पत्रकार के ऊपर अत्याचार होता है और वो बात यदि हमारी तरफ आती है तो आपके लिए भी उतना ही जोर से मैं दहाड़ूंगा और उसके लिए उतना भी खड़ा रहूंगा। ये आज मैं इस मंच पे आपको प्रमाण करता हूं। सिर्फ आपको हिम्मत होनी चाहिए मुझसे खड़े होने की। हिम्मत करिए। जो लोग आपको डराते हैं उनसे डरपोक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। ये डरपोक है, इसलिए डराते हैं। आप डरिए मत। और यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो इनका बाप भी आपको नहीं डरा सकता। मैं आज दिल्ली में रह के, सेंट्रल दिल्ली में रह के रोज सरकार को सवाल पूछता हूँ, सरकार को घेरता हूँ। दिन में हमारे न्यूज लॉन्चर पे 12 वीडियो लोड होते हैं, उसमें से 8 वीडियो हमारे रहते हैं। मैं या चित्रांश मेरी वीडियो कोई स्पेयर नहीं करते हैं। हम किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज से लेकर किसी को छोड़ते नहीं। यदि गलती की तो आईना दिखाएंगे। काम मेरा ये है। आपने अच्छा काम किया तो उसको, कल कोई कह रहा था कि पॉजिटिव पत्रकारिता, अरे पत्रकारिता काहे की पॉजिटिव पत्रकारिता भाई? ये प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री संतरी सांसद अभी इन्होंने कहा विधायकों के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है, 25-25% आपका पैसा बढ़ता है। जिनके औकात मोटरसाइकिल पे बैठने की नहीं, वो इसी गाड़ी में घूमते हैं। किसके पैसे से घूमते हैं? हमारे टैक्स पेयर से घूमते हैं। तो जब इतना पैसा खर्चा होता है प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, पूरे मंत्रिमंडल पे, पूरे फौज पे, तो उनका जो काम है वो काम करें। और यदि उन्होंने काम किया तो उसका अच्छा काम क्या है? मेरा ड्राइवर बिना गाड़ी पे एक्सीडेंट किए गाड़ी चलाता है तो मैं क्या उसको बाहर कर दूं?
उसको तनख्वाह देता हूं, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो गाड़ी चलाता है, काम खत्म। सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार यदि काम नहीं करती तो सवाल उठाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सोसाइटी का वॉच डॉग है, जहां गलत होगा वहां आवाज निकलेगी। और आपने अच्छा काम किया तो आपको चुनाव भेजते भी अच्छा काम के लिए। आप दिल्ली में जाकर बैठिए, 2-2 एकड़ के बंगले में मंत्री रहते हैं। 2 एकड़ का बंगला दिल्ली में किसके नसीब है? और इतनी सारी सुविधाएं सब आप देखिए, एक सांसद को कितना मिलता है, आप देखिए एक एमएलए को कितना मिलता है, उतना आप सोच भी नहीं सकते। ये सारा इसलिए मिलता है कि उनको जनता की सेवा करनी। यदि वो अपनी तिजोरी भरने के लिए आए तो फिर सवाल तो उठेंगे। अच्छा काम किया, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई कहता है कि एक पहलगाम हो गया तो आप जितने चिल्ला रहे हो, इतनी बार सिक्योरिटी दी, अरे मतलब उनको काम ही है सिक्योरिटी देने का। जहां गलती हुई वहां पूछो कि ये क्यों नहीं हुआ। आज हमारे देश से 58-60 लोगों का डेलीगेशन विदेश में गया, कम से कम उसमें कोई 50-60 करोड़ रुपए खर्चा होगा। ये क्यों भेजे जा रहे विदेश को पिकनिक पे? ये क्या बताएंगे, क्या सवाल का जवाब देंगे? फॉरेन मीडिया ने यदि इनको पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि आप क्या उस खान को क्यों अरेस्ट किया, भाई किस बात के लिए अरेस्ट किया, क्या जवाब है इनके पास? पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या जवाब है इनके पास? पाकिस्तान तो आतंकवादी है ही, तो यदि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वो अपने पड़ोस में, तो अपने को केयरफुल रहना चाहिए। आप भांग खा के सो जाते हो, पाकिस्तानी आके मारते, और आप कहते हो कि लाल आंखों से देखेंगे तो 2 फीट हो जाएगा। कहा गया लाल आंखें? 56 इंच के सीने में क्या है? 56 इंच का सीना। सवाल उठेगा। सवाल 23 लोग मरने का नहीं है, 25 लोग मर गए तो क्या हो गया, 140 करोड़ का ये है। सवाल 25 लोग मरने का नहीं है, सवाल है उनको अंदर घुस के वो कैसा मारा। भाई सरकार क्या कर रही थी? सरकार विदेशों में लोग भेजते, लेकिन सरकार को शर्म आती है, एक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाती देश को बताने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को बुलाते उनको मिलने नहीं जाते, बताने नहीं जाते, किस सवालों से भाग रहे। हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते, वो कहते कि मैंने पहले बता दिया था, पहले कहते मैंने बता दिया था, कहते कि नहीं कंफ्यूजन, तुम भ्रम फैला रहे हो, जरा कुछ हो गया तो मीडिया तोड़ मरोड़ करके बता रहा है। कौन सा मीडिया तोड़ मरोड़ करके बता रहा है? जयशंकर का स्टेटमेंट मार्केट में है, कौन सा है? एक साला नालायक मंत्री उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है ये आतंकी कोई बहिन है डेकोरेटेड ऑफिसर को। और हम नपुंसक समाज है, हम चुप रहते हैं। हम पत्रकार यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो हम नपुंसक कहलाएंगे। अभी मैडम बता रही थी कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने शादियों में कितने झगड़े होते हैं। सवाल है समाज को सुधारना चाहिए। हमारा काम है जन जागरण का, हम सिर्फ पत्रकार तमगे के लिए नहीं है। हमारा काम जन जागरण का है, तो जहां गलत हो गया वहां सिर्फ बोलना ही नहीं है, जन जागरण भी करना है। मुझे कोई भाषण देने की आदत थी नहीं, ना मैं भाषण देता था, लेकिन लगा कि यदि कोई बोलने को तैयार नहीं है और बोलने वाले कम हैं, और यदि लोगों के बीच में जाके बोलना है तो डरेंगे वो भी नहीं, वहां भी जाके बोलेंगे। अरे जब तक जिंदा है शेर जैसे जिंदा रहेंगे, लोमड़ी जैसे जिंदा रहने में क्या मतलब है? कुत्ते जैसे रास्ते में कुत्ते भी जिंदगी काटते हैं। जितनी जिंदगी जी लो, बिल्कुल सीना तान कीजिए, और जितना बोलना है ताकत से बोलो। और कोई तकलीफ है तो हमने कहा ना, हम साथ में खड़े होंगे। आपने तो बोला भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि आप मेरी ताकत है। मैं मानता हूं आज मेरी ताकत है। आज एक मेरे पे डिफेमेशन का केस लगा आंध्र प्रदेश में, मुझे अमेरिका से उस आदमी का फोन आया जो चंद्रचूड़ का क्लासमेट हुआ करता था। मिस्टर अशोक हुआ, वहां अमेरिका में लॉ पढ़ाता है। उसने मुझे कहा कि टेल मी व्हेन शुड आई कम, आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका टू डिफेंड यू मिस्टर वानखेड़े। हाई कोर्ट के कई चीफ जस्टिस मेरे पास आ गए कि आपका केस हम लड़ेंगे। मैंने बोला लोअर कोर्ट में सर बहुत लोग लड़ेंगे। बार एसोसिएशन ने कहा हम आपका केस लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में लोग मेरा केस लड़ रहे हैं, मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, मुझे पता भी नहीं कौन केस लड़ रहा है वहां। खुद ही फोन करके बोलते कि सर ऐसा है, कागज भेज रहा हूं, साइन कर दो। लोग साथ देने को तैयार है, आपको उठ के आना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, कोई तो सामने आ जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, भगत सिंह सबको चाहिए, पड़ोस के घर में चाहिए, खुद के घर में कोई नहीं चाहता। और यदि भगत सिंह करना है तो पत्रकारिता ही ऐसा एक प्रोफेशन है जहां आप सवाल उठा सकते हैं। ये पत्रकारिता ही ऐसा प्रोफेशन है कि आपको आपका अधिकार है नैतिक बोलने का, क्योंकि समाज के लिए बोल रहे हो, समाज के वेदनाओं को शब्द दे रहे हो। तो इसके लिए यहां से कुछ लेके जाओगे तो एक ताकत लेके जाइए। अशोक वानखेड़े में टाइगर नहीं है, तुम हर एक में 10 टाइगरों का बल है, लेकिन तुम्हारी स्थिति में हनुमान जैसी है। जब तक हनुमान चालीसा बोलो नहीं तब तक हनुमान जी को समझता नहीं। तो ये हनुमान चालीसा मुझे बार बार बतानी पड़ती है। ये पत्रकार चालीसा में तुम्हारे सामने बता रहा हूं कि तुम्हारी ताकत कितनी है। ये नेता तुम्हारे चरणों में होंगे,
हर नेता को पत्रकार चाहिए, हर नेता को फोटो चाहिए अखबार में। नेताओं के जूते के नोक पे रखो। मैं तो रखता हूं, मैं तो किसी नेता को अपॉइंटमेंट मांगने नहीं जाता। और मैं कई कार्यक्रम में जाता हूं तो बोले मंत्री जी भी हमें लगा के बुलाया। अभी एक वर्धा में कार्यक्रम किया था, गृह राज्य मंत्री आए थे। वर्धा वाले कोई है तो पता है उनको। वो गृह राज्य मंत्री मुझे देख के तुरंत बोले नहीं मुझे एक और कार्यक्रम में, फटाफट बोले भाग लिए हो। मैंने बोला अच्छा हुआ आप निकल लिए, मेरे लिए सुविधा हो गई। नहीं तो आपको लोग बोलते कि आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ इतना बोल के गया, नीचे मुड़ी करके सुन रहे थे। बोले नौकरी जाती आपकी। हमारा कार्यक्रम हम ही करेंगे। नेताओं को जरूरत नहीं, नेताओं को पत्रकारों की जरूरत है। ये जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा उस दिन ये नेता तुम्हारे दरवाजे पे। आज भी किसी नेता को मिलने नहीं जाता, वाकई नहीं जाता। 2-4 सांसद है जो मेरे पुराने मित्र है, उन्हीं के पास जाता हूं तो जाता हूं। और जिनके पास नहीं जाता वो लोग मिलने आते हैं। और एयरपोर्ट पे भी देखते तो शर्म के मारे, अरे कैसे है, मैं तो बहुत सुनता हूँ आपका चलिए करके निकल जाते हैं। डर है कहीं अशोक जी ने देखा नमस्ते नहीं किया तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन छोड़ते हम किसी को नहीं। और लालच से दूर रहो। जिंदगी जीने के लिए बहुत कम चीज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा अपना घर नहीं है, दिल्ली में आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। 30,000 रुपए किराया देता हूँ, 3 बेडरूम के घर में रहता हूँ। सब पैसा भी मिलता है, मेहनत करो तो पैसा भी मिलता है। कई रास्ते हैं पैसा कमाने के, नंबर 2 के नहीं नंबर 1 के। कई चीजें हैं, आपको थोड़ा सा अपने आप को बाहर लाना होगा, अपने आप को वेन्यूज के लाना होगा। और ईमानदारी यदि आपके साथ रखी तो इस देश का हर आदमी, हर नेता, तुम्हारे क्षेत्र का, चाहे सरपंच हो चाहे ये गुंडे बदमाश हो, सब औकात में रहेंगे। अडानी जैसा आदमी यदि मुझे बुला के घर के बाहर खड़ा हो जाता है लेने के लिए और अंदर चाय पिलाता है और बोलता है कि अशोक जी आप बताइए, मैं आपका भाई हूँ छोटा, आपके साथ जब चाहे जरूरत है मैं खड़ा रहूंगा। मैंने छोटा भाई बोल के गलती की। मैंने बोला मैं उस संस्कृति से आता हूँ, छोटे भाई से कभी कुछ लेते नहीं, कुछ देना ही है तो अगले जन्म में बड़ा भाई पैदा हो। और उसके यहां से निकल के ऑफिस में गया और 1:30 बजे ऑफिस पहुंचा और 2 बजे मेरे यहाँ मिड डे मुद्दा में हमने अडानी को फिर नंगा किया। उसके बाद मैसेज जाता है। अब एक बार अडानी को ना कहा, उसके बाद अब कोई उससे बड़ा आदमी बचा नहीं कि मुझे कुछ ऑफर करे। तो मैंने भी मेरा बैरोमीटर तय कर लिया, अडानी से बड़ा हो जाओ तो सोचूंगा। तो थोड़ा अपने आप को गेयर अप करो, अपने आप को लैंड अप करो। कई वेन्यूज है पैसा कमाने की, नंबर 1 में पैसा मिलता है। और क्या भाव बोले कि अखबार का काम है तो मैं उनको भी बोल दूं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि अखबार का रॉ मटेरियल बहुत महंगा और फिनिश प्रोडक्ट बहुत सस्ता, फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक नई मर्सिडीज खरीदता है। क्योंकि यदि पत्रकारिता खराब की है, बुरा मत मानिए, तो अखबार के मालिक को नहीं किए। मालिक सरकार की दलाली करते हैं, पत्रकार क्या करेगा बेचारा? आप छोड़ के बोलो आप अखबार का मालिक है नहीं आप। तो ये कई चीजें होती है। अखबार का अच्छा मालिक कौन होता है? एक आदमी ने कहा, मैंने ऐसी किसी के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा कि अखबार जो है ये बहुत लॉस का धंधा है, ईमानदारी से अखबार निकाल, सरकार के खिलाफ लिखोगे, विज्ञापन नहीं आता, उतनी नहीं आता। तो किसने कहा कि ये आदमी है भाऊ, ये लखपति हो गया अखबार निकाल। मैंने बोला एक नया बताया ईमानदारी से अखबार निकालता है, लखपति हो गया। तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने मुझे ही बता दिया क्या फॉर्मूला अपनाया। बोले मैं पहले करोड़पति था तो ईमानदारी से। तो और कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं मेरे से, आप सक्षम हो, ज्यादा मेरे से उत्पीड़न आपका ज्यादा होता है। मुझ पे तो अभी हाथ डालने के लिए 3 बार सोचते हैं, लेकिन आप जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सूरत की बात सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए मुझे कि कैसे पत्रकारिता करते हो। तो तमाम लोगों की पीड़ाएं, कई पीढ़ी जो आती है सुनता हूँ, कहीं एक्सप्रेस करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग समाज सेवा में, जोशी जी है जैसे समाज सेवी है, ये भी हमारे साथ हर प्रोग्राम में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। यदि पत्रकारिता अच्छा करोगे तो समाज में वो इज्जत मिलती है जो नेताओं को नहीं मिलती, जो एक्टर्स को नहीं मिलती, जो उसको नहीं, किसी बड़े नेताओं को नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री का एयरपोर्ट पे मुंबई से निकल रहा था, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, वो निकला तो उसके साथ में उसके बाउंसर और वो सब लोग थे। उनने ऐसा देखा और एकदम रुक के बोला, मिस्टर वानखेड़े, अशोक वानखेड़े ना? बोला हाँ। वो टाइगर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, सो नाइस टू मीट, कैन यू हैव अ फोटोग्राफ? मुझे समझ में आ गया ये एक फिल्म के 50 करोड़ रुपए लेता है और मुझसे फोटो खींचता है, तो ये मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस किसने दिया? पत्रकारिता ने।
जो तो मेरे जैसा काला आदमी साउथ के लोग का घूमने वाला जो बड़े मुश्किल से ऐसा चलता है हिंडोर से, उसको कोई एक्टर कहे कि मुझे फोटो खींचना है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये सेलिब्रिटी स्टेटस आपको आपकी सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, लोगों के शब्दों को वेदना देने के लिए, और आप इसे हर एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। मेरे से आप जितने हॉल में बैठे हो मेरे से सब खूबसूरत है, ये मैं गारंटी कहता हूँ। और मैं संदीप को हमेशा कहता हूँ कि तुझे यार तू गलत लाइन में आ गया, मराठी का अच्छा हीरो हो सकता है। सर मराठीचा का हिंदी पुणे हो सकतो सर? नहीं, मैंने बोला मराठी से शुरू होता है। मराठी लोगों की प्रॉब्लम है, हम खेकड़ा संस्कृति के, हम बाहर की सोचते नहीं। या दिल्ली में किसी मराठी पत्रकार को दिल्ली में आओ तो वो भाग जाता है, जल्दी महाराष्ट्र की याद आती है। यहाँ मराठी अधिकारी रुकता नहीं, वो भाग जाते हैं। यहाँ मराठी के सांसद आते हैं और इंतजार करते हैं कि कब शुक्रवार हो जाए और हम भागे। या क्या ये दिल्ली की थोड़ी तासीर अलग है। दिल्ली को मैंने हमेशा कहा, दिल्ली में दादागिरी से रहना पड़ता, दिल्ली में प्यार से रहने का जगह ही नहीं, क्योंकि पावर सेंटर हमेशा मुगलों से लेके तुर्कों से लेके, आपने देखा होगा जो आया अपना झंडा गाड़ दिया उसने दिल्ली जीत। और यदि मैंने झंडा गाड़ दिया तो मेरी ताकत आप सब लोग हो। इसमें मैं बार बार कहता हूँ, अपने आप की ताकत पहचानो और आप में हर एक में 10-10 अशोक वानखेड़े हैं। छोड़ दीजिए मेरी बात, वो अपने में से अशोक वानखेड़े अंदर लाने का प्रयास कीजिए तो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी है। संदीप बहुत अच्छा तुमने ऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको समय कम है मैं जानता हूँ, इसके लिए और कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी कार्यक्रम संदीप आगे। धन्यवाद। मला 2-3 वेळा फोन आले होते, तुमच्यासोबत फोटो काढणं रिस्की आहे बरं का? बहुत मैं नेताओं को नहीं रखता।